नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी पीजीटी हिंदी और नेट की परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके लिए आज एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आपने हमारी विगत वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें एक बार अवश्य देखें। आज का हमारा विषय है साहित्य हिंदी के रूप में खड़ी बोली और उसका विकास। हमने इससे पहले ब्रजभाषा का विकास, अवधि का विकास और हिंदी जो साहित्य है उसके भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए डाली हुई है, उन्हें देख लीजिएगा। और काव्य भाषा के रूप में अवधि का विकास तो हमारी बिल्कुल लेटेस्ट में ही डाली गई है। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें खड़ी बोली के उदय और विकास से पहले उसका पिछला क्रमिक विकास को देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ब्रज का काफ़ी बोलबाला था और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश ने हित 84 की रचना ब्रजभाषा में की। सूरदास जी की रचनाएं भी ब्रजभाषा में, चाहे वो सूरसागर हो, सूरसारावली हो या साहित्य लहरी, और चाहे नंददास जी की वो भंवर गीत जो काव्य ग्रंथ है उसकी रचना भी ब्रज में ही की गई। आज राहुल साकृत्यायन ने जी ब्रजभाषा काव्य का जो आरंभ है वो सिद्ध साहित्य से माना है, और काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का जो विशुद्ध प्रयोग है वो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित और नाभा दास जी ने भक्तमाल जैसे साहित्यिक जो रचना है वो ब्रजभाषा में की है। तो आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। खड़ी बोली और जो दिल्ली और मेरठ के आसपास कर बोली जाती है। जो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें गाजियाबाद से लेकर के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद और मेरठ जो जोन है वो आता है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना जो चंद छंद बनन की महिमा है, जो अकबर के जो दरबारी जो कवि थे, गंग कवि, उनकी कृति है। तो प्रश्न जो है वो कई बार यहाँ से भी पूछा गया है कि खड़ी बोली जो गद्य की सर्वप्रथम उल्लेख रचना जो है वो कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, जिसे अकबर के जो दरबारी गंग कवि जो है, कवि गंग जो है, उनकी कृति माना गया है, जिसका रचना काल था 1570 ईस्वी। तो जो गंग कवि जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ आगे बढ़े तो राम प्रसाद जो निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक एक जो रचना थी वो खड़ी बोली में लिखी थी, और खड़ी बोली गद्य के विकास में 4 कवि और या लेखक जो है उनकी रचनाओं का काफ़ी योगदान रहा है। तो वो उन कवियों में से सबसे पहले थे मुंशी सदा सुखलाल, फिर थे इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन चारों को खड़ी बोली की जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लेखकों में से माना गया है। तो मुंशी सदा सुखलाल की जो कृति थी वो सुख सागर थी। इंसान अल्लाह खां की जो कृति थी या रचना थी वो थी रानी केतकी की कहानी, और लल्लू लाल जी ने लिखी थी प्रेम सागर, और सदल मिश्र की नासिक के तो पाख्यान जो है
उनकी एक ऐसी कृति मानी गई है जो कि खड़ी बोली में रची गई। इन चारों से संबंधित कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कई बार जो प्रश्न है वो पूछे हैं। अब जो प्रश्न है वो आगे बनता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है उसकी स्थापना कब हुई। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कलकत्ता की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई और लल्लू लाल सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में जो कॉलेज में थे उस जमाने में जब ये कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे बनता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर है। तो आंसर होगा कलकत्ता। इसकी स्थापना कब हुई 1800 ईस्वी में और इसमें किस किस का योगदान रहा। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में थे। चलिए आगे देखें। तो इस कॉलेज की जो कॉलेज में हिंदी और उर्दू के जो अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जॉन गिलक्राइस्ट जो है वो किस किस विषय के अध्यापक थे। तो हिंदी और उर्दू दोनों ही ये पढ़ाया करते थे। रानी केतकी की कहानी आधुनिक काल में लिखी गई और हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना है। हमें आपने पढ़ा था रानी केतकी की कहानी जो है इंसा अल्लाह खान जी ने लिखी थी और इसे हिंदी गद्य की प्रथम मौलिक रचना भी कहा गया है। देखिए बच्चे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक विधा को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाए क्योंकि वहीं से ही कई सारे क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। अगला जो है ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जो गॉड क्राइस्ट के धर्म के यानी ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में भी काफ़ी सहयोग किया। अगला पॉइंट है हिंदी गद्य के विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का भी नाम उल्लेखनीय है। तो ये दो बड़े विभूतियाँ थी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो इनका भी योगदान हिंदी गद्य के विकास में काफ़ी रहा। अगला जो पॉइंट है वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयत्नों से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार कर दिया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि किस व्यक्ति के या किस शिक्षाविद के प्रयत्नों से कंपनी सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार किया। तो उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयत्नों से। अगला पॉइंट है पंजाब के श्रद्धाराम फुल्लौरी ने संस्कृत का विद्वान होते हुए भी हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ये देखिए, पंजाब के एक बहुत प्रतिष्ठित जो राइटर थे, लेखक थे, नाम था श्रद्धाराम फुल्लौरी। वो संस्कृत के विद्वान थे, अच्छे जानकार थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को अभिव्यक्ति का अपना माध्यम बनाया था। इन्होंने भाग्यवती एक जो उपन्यास लिखा था उसमें सत्यामृत प्रभा नामक धार्मिक पुस्तक लिखी थी। देखिए, सत्यामृत प्रभा ये किसकी थी? श्रद्धाराम फुल्लौरी की। और इसी सत्यामृत प्रभा के अंदर इनकी एक आरती थी, ओम जय जगदीश हरि, बहुत ही प्रचलित हुई। ये आरती हमारे हिंदू धर्म के अंदर या हमारे जहाँ भी भक्ति कीर्तन संकीर्तन होता है वहाँ ओम जय जगदीश हरे जो भजन जो गाया जाता है वो श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा सत्यामृत प्रभा में लिखा गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको नेट में भी पूछा गया है। अगला जो पॉइंट है वो सही अर्थों में भारतेंदु जी ही हिंदी गद्य के जनक माने गए हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधुनिक हिंदी के या गद्य विधा के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना गया है।
उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी जो अव्यवस्था थी उसका निराकरण जो है वो द्विवेदी युग में हुआ, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग थे वो उन्होंने इस प्रयासों से किया गया। अगला जो पॉइंट है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि, इनका एक ग्रंथ का नाम है। उसका गद्य का निकासी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी ये जो निबंध है, चिंतामणि नामक जो निबंध है वो रामचंद्र शुक्ल के ललित निबंध है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। तो हिंदी में जो पद्य रचना आई यानी काव्य जब आया तो उसमें खड़ी बोली का ही जो स्वरूप डाला गया और उसका जो प्रोत्साहित करने का जो श्रेय है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो उनके भरसक प्रयत्नों से ही हिंदी पद्य रचना जो में है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। अगला जो पॉइंट है वो है सरस्वती पत्रिका में संपादक के रूप में खड़ी बोली, जो संपादक के रूप में खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहित किया गया। तो जब वो 1900 में जब सरस्वती पत्रिका जो है वो छपी, उसमें जब उसके संपादक थे तो उन्होंने खड़ी बोली को ही काफ़ी प्रोत्साहित किया, लोगों को उसके खड़ी बोली के लेख लिखने के लिए ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया। आगे टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत, क्योंकि ये महाकाव्य है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखे गए महाकाव्य। तो देखिए महाकाव्य तो एक ऐसी विशद व्यापक रचना है जिसमें जीवन के हर लम्हे को मतलब जन्म से लेकर के अंतिम तक के हर एक पहलू को बड़े विश्लेषित तरीके से जो है वो लिखा जाता है। तो मैथिली शरण जो कि राष्ट्रकवि थे उनकी एक पुस्तक आई जो कि महाकाव्य था साकेत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास दोनों खड़ी बोली में लिखे गए थे और दोनों की जो कृतियाँ हैं वो महाकाव्य की कृतियाँ हैं। कामायनी छायावादी युग का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो ये छायावाद आया 1918 से 1936 तक, तो जो चला बीच में वो था छायावाद। सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति पल्लव जो आई, पल्लव जिसे, और महादेवी वर्मा की दीप शिखा दोनों, और आगे है निराला जी की जो कृति थी, निराला जी की जो कृति है अनामिका, ये देखिए एक पल्लव है जो कि पंत जी की कृति है, दीप शिखा है वो महादेवी वर्मा की कृति है, और निराला की कृति है अनामिका भी इसी काल की बहुमूल्य कृतियां हैं, यानी ये भी लगभग खड़ी बोली में ही पल्लवित हुई लिखी गई। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी खड़ी बोली को काव्य के रूप में समृद्ध करने का बहुत योगदान दिया। तो ये भी बहुत है, क्योंकि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी चाहे तो वो निराला हो चाहे वो अज्ञेय हो, उन्होंने भी खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका निभाई थी। हिंदी गद्य की विविध विधाएं जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, आलोचना आदि से संबंधित जो रचना है वो प्रचुर मात्रा में इसी काल में ही लिखी गई। यानी आधुनिक काल में जब खड़ी बोली का प्रचार होने लगा तो तमाम तरह के जो हिंदी की विधाएं हैं, चाहे वो नाटक हो, एकांकी या अन्य, वो सभी खड़ी बोली में ही लिखी गई। अब अगला जो पॉइंट है वो है अमीर खुसरो की जो खड़ी बोली। अब अमीर खुसरो जो थे उनकी खड़ी बोली कैसी थी, जो कि 1255 से लेकर के 1324 में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य के रूप में आदिकाल में ही अपना लिया था। देखिए कहाँ तो आधुनिक काल की बात चल रही है जो कि भारतेंदु युग के बाद में, लेकिन 1050 से लेकर के 1375 तक के, क्योंकि आदिकाल जो है 1050 से और 1375 तक है, इसमें जो आए वो आए थे अमीर खुसरो। तो उन्होंने इसको काव्य भाषा के रूप में पहले ही अपना लिया था। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, ये सारी उनकी पुस्तकें हैं। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने आदि जनता में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए। वस्तुतः अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जा सकता है, ऐसा भी कहते हैं।
हालांकि आपने अभी पढ़ा था कि उनका जो प्रथम है वो सदाराम फुल्लौरी की जो सत्यवती या और जो अन्य पुस्तक है उनसे माना गया है। लेकिन और कई विद्वान कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब गद्य काल का प्रारंभ किया तो उन्हें जो है वो खड़ी बोली जो उनका प्रस्तोता माना गया। लेकिन 1255 और 1324 के बीच में जो खुसरो ने जो कि आदिकाल में हुए थे उनकी काव्य भाषा भी जो है वो खड़ी बोली थी। तो उन्होंने जो अपनी पुस्तकें चाहे प्रेलिकियाँ हों, मुकरियाँ हों या दो सुख ने वो भी खड़ी बोली में लिखी। और ऐसी मान्यता है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली है वो कैसी थी उसे भी एक बार देखें। तो द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली थी संपूर्ण मध्यकाल में काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा अवधि ही छाई रही। अब देखें या तो पूरा जो हमारा मध्यकाल था इसमें मध्य में हमारा भक्ति और जो रीतिकाल था उसमें या तो अवधि का प्रयोग हुआ या फिर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयासों से ही द्विवेदी युग में खड़ी बोली का काव्य भाषा बन सकी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में चुना, क्योंकि जब वो हिंदी जो साहित्य की प्रथम पत्रिका जो थी 1900 में जो सरस्वती छपी थी उसके जब संपादक थे तो उन्होंने उस पत्रिका में लेखों को खड़ी बोली में ही ज़्यादा तवज्जो दी, उनकी महत्वता दी। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। तो देखिए जब काव्य लिखा गया तो ब्रज भाषा और जब गद्य लिखा गया तो खड़ी बोली का ही प्रयोग जो है आसानी से किया जाता था। तो भारतेंदु युग जो 1850 के बाद चला 1900 तक, तो उस में खड़ी बोली जो है वो गद्य में आ गई, लेकिन पद्य में अभी भी यानी आधुनिक काल के प्रथम चरण में भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग वस्तुतः किया जाता था। अगला जो पॉइंट है वह द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर जो कि 1859 से 1932 तक शुरू से ही ब्रज भाषा में लिखते थे, किंतु द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही वे खड़ी बोली में लिखने लगे और वे छंद शास्त्र के ज्ञाता भी माने जाते। प्रश्न यहाँ से भी एक बार पूछा गया था कि नाथूराम शर्मा जो शंकर हैं वो कौन से शास्त्र के प्रमुख ज्ञाता थे, उसमें संस्कृत शास्त्र था, नाट्य शास्त्र, छंद शास्त्र था। तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, तो वो छंद शास्त्र के अच्छे जानकार थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो प्रेरणा से वो भी खड़ी बोली में लिखने लगे, जबकि वो उससे पहले ब्रज में लिखते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 तक किया। लगभग 17 साल उन्होंने इस पत्रिका का जो है वो संपादन किया और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया था। तो उनका देखिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तक में जो है वो कौन कौन सी जो पंक्तियां हैं वो सर्वोत्तम मानी गई हैं। तो पंक्तियां देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिनका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये हरिऔध जी की जो प्रिय प्रवास थी उसकी बहुत चर्चित पंक्तियां हैं, क्योंकि हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखा था। तो अब आगे देखें दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है सखी नील नमस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गढ़ जाए ने कंटक भूतल के कर डाल रहा कर डरता डरता। ये साकेत जो कि महाकाव्य है मैत्री सेनगुप्त का, उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये भी कई बार आपसे बीच में से पूछ ली गई हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। साकेत खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य है, एक तो प्रिय प्रवास है और दूसरा साकेत। गुप्त जी के अतिरिक्त पंडित
राम चरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, नवरत्न, नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद और शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी आदि जो थे वो खड़ी बोली में काव्य रचना करके इसे समृद्ध बनाया। यानी जितने भी उपर्युक्त हमने लेखक या कवि लिखे हैं उन लोगों ने अपनी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को ही महत्वता दी, इसलिए इनकी समृद्धि में भी इन लोगों का भी हाथ बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रामाणिकता मानी गई है। अगला जो पॉइंट है वो है छायावादी काव्य में प्रयुक्त खड़ी बोली। तो जो छायावाद का समय है वो छायावाद का समय है 1918 से 1936। तो ये 18 साल का जो समय है। छायावादी कवियों में चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो निराला, चाहे वो महादेवी, चाहे सुमित्रानंद पंत, क्योंकि 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, उन्होंने ही खड़ी बोली को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया था। इस काल में खड़ी बोली में काव्य भाषा के अनुरूप 2 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन था कि उसमें लाक्षणिकता का समावेश हो गया था और दूसरा उसकी कोमल में मधुरता का समावेश हुआ। तो दो एक तो लक्षण आने लगे और उसमें जो है व्याकरण दृष्टिकोण से भी समावेश किया गया, और दूसरा उसकी जो शब्दावली है कोमलता और मधुरता का समावेश होने लगा था। खड़ी बोली को सुकुमार एवं सरस बनाने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला भी का भी काफ़ी योगदान रहा। तो यहाँ से भी देखिए मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ ली हैं। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती है मधुशाला, संजो के रखना है जगवालो, छोड़ चला मैं मधुशाला। ये बच्चन जी की वो अमर कीर्ति है जो जिसका नाम था मधुशाला। अब जो है अगला पॉइंट है छायावादोत्तर काव्य में प्रयुक्त खड़ी बोली। यानी छायावाद के बाद खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया गया। तो छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में और नई कविता में नवगीत आदि का विकास हुआ। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अत्यंत सक्षम और समर्थ होकर के इन काव्य धाराओं में प्रयुक्त हुई और छंद के बंधन टूटे, नवीनतम प्रयोग हुए। यानी जो छंद विधान से पहले कविताएं या जो लिखे जाते थे, अब वो छंद विधान जो है वो उनका बंधन टूट गया था और नवीनतम उसमें प्रयोग किए जाने लगे। अज्ञे मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और त्रिलोचन और सुदामा पांडे धूमिल और गजलकार जो हैं दुष्यंत कुमार जी और केदारनाथ अग्रवाल आदि ने भी खड़ी बोली को सुमधुर बनाते हुए काव्य में प्रयोग किया। तो जितने भी राइटर जो थे जो कि गद्य रचना करते थे उन सभी ने, चाहे वो छायावाद वाले हों, चाहे छायावाद के बाद के हों, चाहे वो प्रगतिवाद, चाहे वो नई कविता, चाहे वो प्रयोगवाद, उन सभी ने पुराने बंधनों को तोड़ते हुए जो है वो नए नए तरह के इसमें एक्सपेरिमेंट या नए नए तरह के जो है वो विधान डालने की कोशिश की, तब कहीं जा कर के इसका जो रूप है वो सुदृढ़ हुआ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको साहित्य हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास संपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको लाभान्वित करेगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि यदि कोई बच्चा, कोई दोस्त इससे लाभान्वित हो और उसको आगे भविष्य में कुछ सफलता मिले तो हमारा कार्य जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए। इस प्राथमिकता के साथ हम हर दिन आपके लिए कुछ नया नया जो टॉपिक विषय और नए नए जो क्वेश्चंस हैं वो लाते रहते हैं, ताकि आपका हम कुछ सहयोग कर पाएँ। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
और ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।